नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे संसद की विधायी प्रक्रिया की। मैंने बताया था संसद को विधायिका कहते हैं क्योंकि संसद विधि या कानून का निर्माण करती है, इसलिए इसे विधायिका कहा जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो विधि या कानून का निर्माण करना, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। दूसरी बात करें कि कानून निर्माण में संसद के तीनों अंग भाग लेते हैं। इसका मतलब यह है, मैंने बताया था संसद के 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। संसद के सदनों की बात करेगा तो 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। अब संसद के अंग 3 हैं, तो इसका मतलब है कानून निर्माण में तीनों भाग लेंगे। पहले विधेयक को लोकसभा से पारित कराना होगा, फिर राज्यसभा से पारित कराना होगा, और उसके बाद अंतिम हस्ताक्षर किसके होंगे? राष्ट्रपति के होंगे। दूसरी बात करें हम कि विधि निर्माण के लिए सर्वप्रथम जो प्रस्ताव है वो विधेयक या बिल के रूप में संसद में लाया जाता है। इसका मतलब ये है, जब विधि का निर्माण किया जाता है तो उसके लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे विधेयक या बिल कहते हैं। और उस बिल या विधेयक को पहले लोकसभा से पारित किया जाएगा, फिर राज्यसभा से पारित किया जाएगा, उसके बाद अंतिम हस्ताक्षर किसके किए जाएंगे? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो विधेयक है वो विधि या अधिनियम या कानून बन जाता है। दूसरी बात करें कि विधि या कानून निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। दूसरी बात करेंगे हम, जो विधेयक होते हैं वो व्यक्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक होते हैं और दूसरे गैर सरकारी विधेयक होते हैं। अब सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? तो यह विधेयक सरकार के किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। इसका मतलब यह है, यदि विधेयक संसद में सरकार के किसी मंत्री द्वारा पेश किया गया है तो वो विधेयक कैसा होगा? सरकारी विधेयक होगा। और गैर सरकारी विधेयक कौन सा होता है? तो यह विधेयक संसद के किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। इसका मतलब यह है कि ये विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश ना करके संसद के किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, तो वो विधेयक कौन सा होता है? गैर सरकारी विधेयक होता है। संसद की प्रक्रिया के आधार पर विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। एक साधारण विधेयक होता है, एक संविधान संशोधन विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है और एक वित्त विधेयक होता है। क्वेश्चन ये ठीक है कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं और चारों प्रकार मैंने बताए हैं। इन चारों को हमें डिटेल में देखना है। पहले हम 2-2 करके पढ़ेंगे इन्हें। जैसे कि हम बात करें साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक की। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, साधारण विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 107 में है। दूसरी बात करें कि साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। इसका मतलब ये है, चाहे तो इसे लोकसभा में रख लें, चाहे राज्यसभा में रख सकते हैं। दूसरी बात करें कि साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान मिलता है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कराना, उसे ही संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। दूसरी बात करें हम कि राज्यसभा साधारण विधेयक को संशोधित कर सकती है और अस्वीकृत भी कर सकती है। इसका मतलब यह है, इसमें बदलाव भी कर सकती है और इसको पारित करने से मना भी कर सकती है। दूसरी बात करें कि राज्यसभा साधारण विधेयक को लोकसभा से पारित होने के बाद अधिकतम अपने पास 6 माह तक रोक सकती है। मैंने बताया था कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है अपने पास, और साधारण विधेयक को 6 माह तक अपने पास रोक सकती है। दूसरी बात करें, इसमें जो साधारण विधेयक होता है इसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। नेक्स्ट बात करें कि इस साधारण विधेयक पर वाचन कितने होते हैं? तो 3 वाचन होते हैं। दूसरी बात करेंगे हम इसमें संविधान संशोधन विधेयक की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संविधान संशोधन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 368 में मिलता है। और संविधान के भाग की बात करेगा तो भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। और कहाँ से लिया गया ये प्रावधान? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। दूसरी बात करें कि इस संविधान संशोधन विधेयक को भी संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, चाहे तो लोकसभा में रख लें पहले, चाहे राज्यसभा में रख सकते हैं। दूसरी बात करें कि इसके संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है। दूसरी बात करेंगे यहाँ से कि राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद इसे रखा जाता है, इसलिए इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। एक संशोधन हुआ था, 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ये 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। और इस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर
हस्ताक्षर करने के लिए क्या कर दिया, बाध्य कर दिया। इसलिए इसे पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता है। दूसरी बात करें कि राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। मैंने अभी बताया कब बाध्य किया गया है, तो 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में इसे बाध्य किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम धन विधेयक और वित्त विधेयक की। धन विधेयक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 110 में मिलता है। मैंने बताया अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का प्रावधान है और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा मिलती है। सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यह केवल किस में पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाता है। इसका मतलब यह है कि धन विधेयक को लोकसभा में रखा जाता है और किसकी अनुमति के बाद, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लोकसभा में रखा जाता है। पहले ही इसकी स्वीकृति ले ली जाती है तो राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है तीनों। दूसरी बात करें कि धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता, क्योंकि धन विधेयक के संबंध में लगभग सभी शक्ति किसको प्राप्त होती है, लोकसभा को। इसलिए इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। दूसरी बात करें धन विधेयक को लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। मैंने बताया था साधारण विधेयक को 6 माह तक रख सकती है और धन विधेयक को 14 दिन तक। दूसरी बात करें जो धन विधेयक होता है एक सरकारी विधेयक होता है। इसका मतलब ये है कि धन विधेयक सरकार के किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, इसलिए कैसा विधेयक है, तो धन विधेयक है। एक विधेयक और होता है जिसे विनियोग विधेयक कहते हैं, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 114 में है और ये भी एक प्रकार का क्या होता है, धन विधेयक होता है। दूसरी बात करेंगे हम वित्त विधेयक। वित्त विधेयक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 117 में मिलता है और वित्त विधेयक दो प्रकार का होता है या दो टाइप का होता है। यदि वित्त विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया तो उसे धन विधेयक कहा जाएगा और यदि वित्त विधेयक को 117 में परिभाषित किया गया तो उसे क्या कहा जाएगा, वित्त विधेयक कहा जाएगा। और जब 110 में परिभाषित किया गया तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये धन विधेयक वाली होगी। यदि वित्त विधेयक को 117 में परिभाषित किया गया तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो साधारण विधेयक के समान होती है। इसका मतलब ये है कि धन विधेयक के साथ धन विधेयक जैसा व्यवहार होता है और वित्त विधेयक के साथ साधारण विधेयक जैसा व्यवहार होता है। जैसे हम कह सकते हैं, मैंने बताया कि वित्त विधेयक दो प्रकार का होता है। यदि अनुच्छेद 110 में परिभाषित करेंगे तो धन विधेयक के रूप में देखा जाएगा और 117 में परिभाषित करेंगे तो वित्त विधेयक के रूप में देखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो प्रत्येक धन विधेयक होता है वो वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। दूसरी बात करें कि वित्त विधेयक का जो संबंध है वो आय और व्यय से होता है। इसका मतलब है ऐसा विधेयक जो सरकार के आय और व्यय से जुड़ा हुआ है तो वो विधेयक कौन सा होगा, वित्त विधेयक होगा। दूसरी बात करें वित्त विधेयक को संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। मैंने अभी बताया है कि जो वित्त विधेयक होता है उसके साथ में साधारण विधेयक जैसा व्यवहार होता है। जैसे साधारण विधेयक को किसी भी सदन में रख सकते हैं वैसे वित्त विधेयक को भी किसी सदन में रख सकते हैं। जैसे साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है वैसे ही वित्त विधेयक के संबंध में भी संयुक्त बैठक का प्रावधान है। जैसे साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है वैसे ही वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और मैंने यहाँ पे एक ग्राफ सा बनाया है इसका। जैसे कि मैंने बताया कि जो वित्त विधेयक होता है और एक धन विधेयक होता है, तो मैंने बताया था कि प्रत्येक जो धन विधेयक होता है वो वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक हो ये जरूरी नहीं होता है। दूसरी बात करेंगे हम यहाँ से दो अनुच्छेद मैंने अभी बताए। जैसे अनुच्छेद 109 की बात करें, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का प्रावधान है और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मैंने बताया था कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस बात का निर्धारण कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक की परिभाषा का मतलब यह है कि किसको हम धन विधेयक कह सकते हैं, तो ऐसा विधेयक जिसमें किसी कर को लगाने की बात की गई हो या कर को समाप्त करने की बात की गई हो या उस कर में परिवर्तन करने की बात की गई हो, वो विधेयक कैसा होगा, धन विधेयक होगा। दूसरी बात करें कि भारत की संचित निधि व आकस्मिक निधि से धन निकालना या जमा करने से संबंध में कोई विधेयक है तो वो विधेयक भी कैसा होगा, धन विधेयक होगा। नेक्स्ट है इसमें कि सरकार द्वारा ऋण लिया गया हो या ऋण किसी को दिया गया हो, ये इस संबंध में अगर विधेयक है तो वो विधेयक कैसा होगा, धन विधेयक। इसका मतलब ये है कि सरकार ने किसी से ऋण लिया हो या सरकार ने किसी को ऋण दिया हो, इस संबंध में कोई विधेयक है तो वो विधेयक कैसा होगा, धन विधेयक होगा। इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम संसद की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और संसद उसी वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा।